पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर, शोलापुर विश्वविद्यालय शोलापुर हिंदी अध्ययन मंडल, इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सप्तदिवसीय कार्यशाला और इस कार्यशाला का चौथा पुष्प पिरोने के लिए आए डॉक्टर प्रशांत नलवड़े। कोरोना की लहर पूरे विश्व के अंतर्गत धूम मचा रही है और ऐसे समय में विद्यार्थियों के साथ रिश्ता जोड़ना बेहद जरूरी था। बहाना था कार्यशाला का और इस कार्यशाला के बहाने हमने बीए स्पेशल के सभी विद्यार्थियों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए यह सप्तदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बीए भाग 3 स्पेशल के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए 5 पेपर का आयोजन है। उनमें से पहला पेपर था कृष्णा सोक्ति विशेष लेखक, जिस पर भाष्य किया है डॉक्टर सुरैया शेख जी ने। दूसरा पेपर था काव्यशास्त्र का, जिस पर अपना मंतव्य दिया है डॉक्टर गिरीश काशिक जी ने। आज तीसरा पेपर है। इस तीसरे पेपर का लास्ट सेमिस्टर और लास्ट सेमिस्टर के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत विशेष रूप से काव्य का विकास, इस पर बोलने के लिए सादर निमंत्रित है डॉक्टर प्रशांत नलवड़े जी। डॉक्टर प्रशांत नलवड़े जी कर्मवीर भाऊराव पाटिल महाविद्यालय पंढरपुर में हिंदी अध्यापक के रूप में काम करते हैं। शोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत उन्होंने सांस्कृतिक विभाग का डायरेक्टर पद पर उन्होंने काम किया है। डॉक्टर प्रशांत नलवड़े जी एक सहृदय व्यक्ति है। सहृदय इसीलिए कहूंगा क्योंकि उनको गद्य से अधिक पद्य बहुत करीब का लगता है। जो व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होता है, वह संवेदना के साथ अपना नाता जोड़ता है और डॉक्टर प्रशांत जी का रिश्ता जो है यह गजल और कविता के साथ बहुत करीबी रहा है। डॉक्टर प्रशांत नलवड़े जी ने जो पीएचडी प्राप्त की है, वह चंद्रसेन विराट के गजलों पर पीएचडी प्राप्त की है। आज वह शोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध निर्देशक के रूप में चुने गए हैं। डॉक्टर प्रशांत नलवड़े जी आज जिस विषय पर बोलने वाले हैं, वह है आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत काव्य का विकास। काव्य विकास की जो पृष्ठभूमि है, यह पृष्ठभूमि बड़े बड़े विचारक जो है, वह विचारकों के विचार पर आधारित है। किसी भी साहित्य की जो मूल भूमि होती है, यह विचारों से संप्रेषित होती है। आधुनिक कालीन जो कविता है, इस कविता का आरंभ 1918 के आसपास छायावादी युग से होता है। छायावादी युग पर एक प्रभाव है रोमांटिसिज्म का। उसके उपरांत विकसित होने वाली दूसरा काव्य प्रवाह है प्रगतिवाद, जिस पर प्रभाव है मार्क्स का। उसके उपरांत प्रयोगवाद है, जिस पर फ्रायड का प्रभाव है। और आधुनिक काल की जो कविता है, इस आधुनिक काल की कविता मतलब साठोत्तरी कविता और नई कविता, इस तरह से वो विकसित हो गई। पटल पर जितने भी मौजूद विद्वान है, इन विद्वानों का मैं विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभूर ने हिंदी विभाग की ओर से सहर्ष स्वागत करता हूं। और जो भी इस आयोजन का लाभ उठाने वाले मेरे प्रिय अध्यापक और प्यारे प्यारे और मीठे मीठे जो अध्ययनार्थी है, उन सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर प्रशांत जी को सहृदय से निमंत्रित करता हूं कि वह आधुनिक काल के कविता का विकास, इस पर अपना मंतव्य, अपना विचार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रशांत जी, डॉक्टर प्रशांत जी, डॉक्टर प्रशांत जी। हाँ सर, बोलिए। हाँ, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। आपको इजाजत है। हाँ, पहले मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि मेरी आवाज आप सभी तक से पहुंच रही है? बिल्कुल साफ सुथरी, बहुत मीठी आवाज है आपकी। चलो मैं शुरू कर देता हूं।
जी जी जी। विठ्ठलराव शिंदे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम जी, मेरे बहुत ही नजदीकी मित्र और संयोजक प्राध्यापक जाकिर हुसैन मुलानी जी, हिंदी विभाग के प्राध्यापक और हमारे मित्र जाधव सर जी, हमारे और एक मित्र कोकाटे सर जी, और जितने प्राध्यापक इस वेबिनार के अंतर्गत सम्मिलित हुए हैं, और छात्र और छात्राएं। वैसे तो मेरे सामने जो विषय आया है, जो दिया गया है, वो TYBA के छात्रों को सामने रखकर दिया गया है। आधुनिक काल की बात हम करेंगे, लेकिन आधुनिक काल का जो साहित्य इतिहास है, इस साहित्य इतिहास के अंतर्गत हम कविता पर बात करने जा रहे हैं। कविता के अंतर्गत कविता का जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल में जैसे कि छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, दलित काव्यधारा है, स्त्रीवादी कविता है, इन 5 विषयों पर मुझे बोलना है। तो आप तो कल्पना कर सकते हैं कि इस 5 विषयों पर बोलना, और वैसे इतने कम समय में, यह मुश्किल बात है। गागर में सागर भरने वाली बात है। फिर भी मेरे अनुसार या मुझसे जितना हो सके उतना मैं छात्रों को जितना हो सके अच्छी तरह से संबोधित करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे अपनी बात संक्षिप्त में ही कहनी होगी। इसलिए ज्यादा इधर उधर की बात न करते हुए मैं सीधे अपने अवकात पे आ जाता हूं, मतलब अपने पाठ्यक्रम पे आ जाता हूं। हम जो देखने जा रहे हैं आधुनिक साहित्य का जो परिचय है, इतिहास है, उसमें पहली बात आती है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत छायावाद। छायावाद, ये हिंदी में छायावाद का जो जन्म हुआ है, यह द्विवेदी युग की सुधारवादी भावना है। इसमें आदर्श की बात, मोह की बात और इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप जैसे कि छायावाद का जन्म हुआ है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण भावुक कलाकार को आकर्षित नहीं कर सका, और 1920 में छायावाद का जन्म हुआ। कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कारण तो होता ही जरूर है। उसी प्रकार छायावाद का जन्म हुआ, और छायावादी कविता की अब परिभाषा, कवियों का परिचय इतना देने के लिए समय तो है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात डॉक्टर नगेंद्र जी की परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि छायावाद क्या है। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है, यह विद्रोह छायावाद है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि जो आधार स्तंभ माने जाते हैं, आप सब जानते होंगे कि प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, महादेवी मतलब महादेवी वर्मा, और निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन 4 लोगों ने छायावादी काव्य को जन्म देने का प्रयत्न किया, या इन्हें छायावादी कविता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अब जब छायावादी काव्य लिखा गया तो छायावादी कविताओं में कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई दी, तो मैं पहले आपको इन सारी की सारी कविताओं की विशेषताएं बताने वाला हूं। विशेषताएं आप कह सकते हैं या प्रवृत्तियां कह सकते हैं। तो पहली विशेषता है वैयक्तिकता की भावना। वैयक्तिकता की भावना। छायावाद उपयोगितावाद का खंडन करके भावुकता की स्थापना करने वाला काव्य।
छायावादी कवियों ने क्या किया कि अपनी जो आत्म अभिव्यक्ति है, इस आत्म अभिव्यक्ति को प्रधानता देकर छायावादी काव्य को निर्माण करने का प्रयास किया। डॉक्टर शिवदास सिंह चौहान के शब्दों में अगर हम कहेंगे तो कवि का मैं प्रत्येक प्रबुद्ध भारतवासी का मैं था। मतलब वह कवि सिर्फ मैं के लिए नहीं लिखता था, उसके लिए भारत का हर एक प्रबुद्धवासी मैं था, और वह अपने अंतर जगत और बाह्य जगत के अनुभूत सत्य को मैं शैली में प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर निराला की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि मैंने मैं शैली अपनाई, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। इस प्रकार छायावादी कवियों ने वैयक्तिकता की भावना को प्रधानता देकर अपना साहित्य निर्माण करने का प्रयास किया। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि प्रकृति का चित्रण। आप जैसे कि आपने कुछ हद तक अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि छायावादी कवि, छायावादी काव्य का दूसरा नाम ही जैसे है कि प्रकृतिवादी काव्य। प्रकृति छायावादी काव्य का मूल आधार है। प्रकृति के जितने रूप इस कविता में मिलते हैं उतने अन्यत्र आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। पंत तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। छायावादी कविता में प्रकृति पर चेतना का आरोप किया गया। छायावादी कवि प्रकृति का नारी के रूप में भी चित्रण करता है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी ने एक जगह लिखा है कि पगली हां संभल रे, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मनिराजी, अरे उठ बेसुध चंचल। इस प्रकार की बात, जैसे कि प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को नारी के रूप में, और उसके साथ साथ प्रकृति को मूल आधार बनाकर इन लोगों ने अपनी कविताओं को लिखने का प्रयत्न किया। इनके काव्य की तीसरी विशेषता है देश प्रेम। सबसे महत्वपूर्ण बात देश प्रेम की। छायावादी काव्य में राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, यह राष्ट्र प्रेम की भावना अभिव्यक्त होती हुई नजर आती है। और उसके साथ साथ जैसे कि जन्मभूमि के प्रति प्रेम होना, स्वर्णिम अतीत का चित्रण करना, विदेशी शासन की निंदा करना, वीर पुरुषों की स्तुति करना, पीड़ित जनता और कृषक आदि का चित्रण इन कवियों ने अपने कविताओं में किया है। मतलब राष्ट्रप्रेम की जो बात है, देश प्रेम की जो बात है, यह देश प्रेम की और राष्ट्र प्रेम की बात इनके साहित्य में दिखाई देती है। और वह आत्मविश्वास और आत्म बलिदान के कायल है। जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, यह आत्म बलिदान को ज्यादा महत्व देते हैं और आत्मविश्वास इनका जैसे कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप माखनलाल चतुर्वेदी की कविता आप सभी को वैसे मुंह जुबानी याद होनी चाहिए कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस प्रकार आत्म बलिदान के कायल होने वाले ये कवि, इन्होंने देश के प्रति अपनी पूरी की पूरी निष्ठा लगाई हुई इस विशेषता के अंतर्गत दिखाई देती है। उसके साथ अगली इनकी 4 नंबर की जो विशेषता है छायावादी कवियों के काव्य के अंतर्गत, वह वेदना की अभिव्यक्ति। समकालीन परिस्थितियों और मानस व्यापी नैराश्य तथा विषाद के कारण छायावादी जो काव्य है, इस छायावादी काव्य में वेदना का होना स्वाभाविक है। वह वेदना कहीं करुणा के रूप में है तो कहीं निराशा के रूप में अभिव्यक्त हुई है। महादेवी और निराला के कविता में वेदना की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। महादेवी का संपूर्ण काव्य ही वेदना में, यही वेदना कभी व्यक्तिगत तो कभी समाजगत बन जाती है। इन कवियों का दृष्टिकोण निराशवादी है। वेदना से महादेवी को प्रेम है। इन्हें जैसे कि मिलन के नाम से कोई लेना देना नहीं, इन्हें विरह में ज्यादा रमते हैं। इन्हें मिलन में ज्यादा जैसे कि आनंद नहीं मिलता,
इन्हें जैसे कि विरह में ज्यादा आनंद मिलता है। और इसी वजह से तो महादेवी जी ने एक जगह लिखा है, वो लिखती हैं कि मिलन का नाम मत ले, मिलन का नाम मत ले, विरह में चीर हूं। मतलब तुम मिलन का नाम ही मत लो, मैं विरह में चीर हूं। ऐसी वेदना की अभिव्यक्ति करने वाली कविताएं छायावादी काव्य में दिखाई देती है। अगली विशेषता उनकी है 5 नंबर की, जिसका नाम है मानवतावाद। छायावादी काव्य भारतीय सर्वात्मकवाद और मानवतावाद से प्रभावित, और छायावादी काव्य में मानवतावाद के विविध रूप देखने को मिलते हैं, अभिव्यक्त हुए हैं। जैसे कि औरत के बारे में अगर वो लिखते हैं तो औरतों का दुख, औरतों का दर्द, औरतों की पीड़ा, औरतों की वेदना, औरतों की त्रासदी, औरतों की तकलीफ, ये सारा का सारा उनके काव्य में उभर कर आता है। जैसे कि एक जगह सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि मुक्त करो नारी को, मुक्त करो नारी को, युग युग की कारा से बंदिनी नारी को। मतलब नारी को आजाद कराने की जो बात है वो मानवता के अंतर्गत कवि प्रस्तुत करते हैं। यह 5 नंबर की विशेषता मानवतावाद। अगली 6 नंबर की विशेषता है कल्पनाशीलता। छायावादी काव्य में कल्पना की विशेष उड़ान मिलती है। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी, कल्पना के कानन की रानी, तो प्रसाद ने कल्पना की प्रशंसा में एक पूरी कविता लिखी है। तो पंत ने पल्लव कविता में कल्पना के एक पल्लव बाल कहा है। कल्पना के इसी अतिशयता के कारण छायावादी कवियों को पलायनवादी कहा गया है, या कल्पना में ज्यादा रमते हैं, कल्पना में ज्यादा रमे हुए दिखाई देते हैं। और इसी वजह से कल्पना में और प्रकृति में ज्यादा रमने के कारण इन लोगों पर यह आरोप भी लग जाता है कि यह कवि पलायनवादी कवि। यह एक विशेषता है। अगली 7 नंबर की विशेषता है गेयता की। छायावादी काव्यधारा ने गीति शैली को अपनाया है और उन्होंने गीति शैली को अत्यधिक महत्व दिया है। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी, इन सभी लोगों ने, इन सभी ने अपनी उपलब्धि इसमें ही ज्यादा देने का प्रयत्न किया। लय और नाद माधुर्य से युक्त इनकी कविताएं हैं या इनकी भाषा है, यह गेयता के माध्यम से। 8 नंबर की विशेषता है चित्रात्मक भाषा। छायावादी काव्य में संस्कृत की कोमलकांत पदावली का प्रयोग मिलता है। पंत को शब्द शिल्पी और भाषा शिल्पी कहा गया है। इनकी भाषा में चित्रात्मकता का जो गुण है, यह चित्रात्मकता का गुण दिखाई देता है। यह 8 नंबर की विशेषता, चित्रात्मक भाषा। और अब 9 नंबर की विशेषता है नारी सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति सर्वतः नवीन दृष्टिकोण अपनाया है। यहां नारी वासना का साधन नहीं है, यहां नारी प्रेयसी है, यहां नारी जीवन सहचरिणी है, यहां नारी माता है, आदि विविध रूपों में उन्होंने नारी का जो चित्रण है, यह नारी का चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। समस्त छायावाद में, समस्त छायावादी कवियों ने नारी के सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद ने तो अपने काव्य में एक जगह एक पंक्ति उनकी ऐसी है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इतना नारी को सम्मान देने का जो प्रयास है, यह सम्मान देने का प्रयास छायावादी कवियों ने अपने कविताओं में किया है। अगली विशेषता है 10 नंबर की, जिसका नाम है युग चित्रण। युग चित्रण के अंतर्गत अगर बात करेंगे, छायावादी कवि भले ही कल्पना लोक में विचरण करता हो, लेकिन उसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता रही। उसने अपने काव्य में युगीन समस्याओं का चित्रण यथार्थ रूप में किया है।
आज के वैज्ञानिक दृष्टि के कारण विश्व में जो अशांति, जो अराजकता फैली है, इसका भी चित्रण इन कवियों ने अपने कविताओं में किया हुआ दिखाई देता है। और अंतिम एक विशेषता कि प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता छायावादी कविता की एक विशेषता है। इन कवियों ने अपने काव्य में प्रस्तुत स्थान पर अप्रस्तुत का प्रयोग किया है। जैसे निराशा की अभिव्यक्ति करने के लिए अंधकार को प्रतीक का छायावादी कवियों ने, जैसे कि काव्य में फूल है तो सुख का प्रतीक है, उषा है तो प्रफुल्लता का प्रतीक है, संध्या है तो उदासी का प्रतीक है, गुलाब है तो यौवन का प्रतीक है, आदि प्रतीकों का इस्तेमाल उन्होंने अपने साहित्य में किया हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार छायावादी काव्य की यह 11 विशेषताएं हमने संक्षिप्त में देखने का प्रयास किया है। यह छायावाद की बात। अब हम आगे जा रहे हैं, अगली बात करते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स। हम यहां अब वैसे अब मेरे साथ कोई बात शायद नहीं करेगा, लेकिन हमें रुकना भी नहीं है और हमें स्त्रीवादी काव्यधारा तक हमें आगे जाना है और इस वजह से जितना जल्दी हो सके मुझे भागना है। तो अब हम बात करते हैं प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद जो है यह कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर साम्यवाद खड़ा हुआ और इस साम्यवाद के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में जो वाद निर्माण हुआ वह प्रगतिवाद। साम्यवाद का साहित्यिक रूप ही प्रगतिवाद है। मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स समाज के 2 वर्ग मानता है। एक वर्ग होता है शोषक और दूसरा होता है शोषित। प्रगतिवाद का केंद्र बिंदु श्रमिक रहा है। शोषक वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है। शोषक वर्ग भाग्यवाद का प्रचार करके सामान्य जनता को लूटता है। परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमता पैदा हो गई। प्रगतिवादी कविता में इसी सामाजिक आर्थिक विषमता का चित्रण किया हुआ दिखाई देता है। अब प्रगतिवाद की विशेषताएं मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। एक पहली विशेषता है धार्मिक रूढ़ियों का विरोध। मतलब प्रगतिवादी कवि कैसे थे? ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे, आत्मा परलोक को नहीं मानते थे, मतलब आत्मा को नहीं मानते थे, लोक परलोक को नहीं मानते थे, भाग्यवाद को नहीं मानते थे, स्वर्ग नरक को नहीं मानते थे, आदि बातों पर उनका विश्वास नहीं था। और उसके साथ साथ उनका मानना यह है कि यह सारी की सारी जो सत्ता है ये उनकी दृष्टि में यह मानव की सत्ता है और मानव सबसे सर्वोपरि। और इसीलिए यह धर्म उनके लिए एक अफीम नशा है। और अफीम का नशा जैसे होता है ना, वैसे उनके मतानुसार यह धर्म ही उनके लिए नशा है। और इसी वजह से वह लिखते हैं, जैसे कि अंचल जी के शब्दों में अगर बात करें तो अंचल जी लिखते हैं, आज भी जन जन जिसे करबद्ध होकर याद करते, आज भी जन जन जिसे करबद्ध होकर याद करते, नाम ले जिनका गुनाहों के लिए फरियाद करते, किंतु मैं उसका घृणा की धूलि से सत्कार करता। ये आज भी जैसे कि हम देखते हैं कि समाज में धर्म के नाम पर बहुत सारे गलत काम किए जाते हैं, तो इस धर्म के नाम पर किए जाने वाले, जैसे कि कबीर की बात हम करेंगे तो कर्मकांड का उन्होंने भी विरोध किया था। प्रगतिवादी कवियों ने भी उसी प्रकार की बात करने का प्रयास किया है। दूसरी विशेषता शोषितों का करुण गान। मतलब यह कि प्रगतिवादी काव्य जन सामान्य या शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना व्यक्त करता है। उनका मानना ऐसा है कि कोटि कोटि नर नारी कीड़े की तरह जिंदगी बिता रहे हैं, वहां स्वर्ग के गाने गाने वाला अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन रहता है। इसलिए समाज में दीन, दलित, श्रमिक, किसान, शोषित, इनके प्रति वेदना का करुण गान
प्रगतिवादी कवि करता है। जैसे कि उसने एक जगह कहा है कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनिति बर्बर, सारा राष्ट्र सारा देखता है। नागार्जुन जी के। अगली विशेषता है शोषकों के प्रति घृणा और रोष। मतलब यह प्रगतिवादी कवियों की बात मैंने आपसे की कि वह दो वर्ग मानता है, एक शोषक और शोषित। प्रगतिवादी इतिहास की मान्यता के अनुसार हर देश काल में उच्च वर्ग ने जनसाधारण का खून चूसा है और साम्यवाद की स्थापना में सबसे बड़ा शोषक वर्ग है, सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो शोषक वर्ग है। उसके प्रति घृणा और आक्रोश प्रस्तुत करते हुए निराला कहते हैं कि अब सुन बे गुलाब, अब सुन बे गुलाब, भूल मत अगर पाई खुशबू, भूल मत अगर पाई खुशबू, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कै कैपिलिस्ट, डाल पर इतराता है कैपिलिस्ट। इस प्रकार की बात शोषकों के प्रति घृणा, जैसे कि गुलाब वो शोषित मानते हैं और शोषक मानते हैं, और जो खाद है उसे वो शोषित मानते हैं, इस प्रकार की बात। अगली 4 नंबर की विशेषता है क्रांति की भावना। साम्यवादी व्यवस्था में की स्थापना के लिए सामंतवादी और पूंजीवादी परंपरा का समूल नाश होना अनिवार्य है, ऐसा प्रगतिवादी कवियों का मानना है। और प्रगतिवादी कवि क्रांति के उस प्रलयकारी भैरव के स्वर का आह्वान करते हैं, जिसमें जीर्ण शीर्ण जो रूढ़ियां हैं, यह रूढ़ियां नष्ट हो जाए और पूंजीपतियों के जो गगनचुंबी महल है उस महलों को वह भूमि में गाड़ना चाहते हैं। जैसे कि कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो इस प्रकार की बात क्रांति की भावना के माध्यम से वे प्रस्तुत करते हैं। अगली बात 5 नंबर की, मार्क्स तथा रूस का गुणगान। प्रगतिवाद का मूल आधार तो मैंने बताया कि साम्यवाद है और जिसके प्रणेता तो मार्क्स है, और उसका स्थापक जो स्थान है वो रूस है। तो जहां से उन्होंने प्रेरणा ली है उस प्रेरणा का वह गुणगान करते समय बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, और इसी वजह से उन्होंने अपने साहित्य में कार्ल मार्क्स और रूस का गुणगान किया हुआ दिखाई देता है। अगली विशेषता है 6 नंबर की, मानवतावाद। प्रगतिवादी कवियों के 2 वर्ग हैं, एक अपनी मातृभूमि के भिक्षुकों, किसानों, मजदूरों, वेश्याओं और विधवाओं का भी उद्धार करना चाहते, तो दूसरा समस्त मानवता का उद्धार करना चाहता है। संसार एक वर्ग इस प्रकार की बात करता है, दूसरा वर्ग प्रगतिवाद के जो 2 वर्ग है वो दूसरा वर्ग पूरे के पूरे मानवता का उद्धार करना चाहता है। तो संसार के सब पीड़ित लोगों से उसे प्यार एवं सहानुभूति है। जैसे नरेंद्र शर्मा लिखते हैं कि जाने कब तक घाव भरेंगे, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। इस प्रकार नरेंद्र शर्मा जी ने मानवतावाद की बात करने का प्रयास किया। अगली 7 नंबर की जो विशेषता है उसका नाम है नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवि नारी को भी शोषित मानता है। सामंतवाद की कारा में पुरुष दासता के बंधन में नारी पड़ी, वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खो चुकी, वह केवल पुरुष की वासना तृप्ति का उपकरण मात्र रह गई है। नारी स्वतंत्रता की पुकार पंत जी की कविता में दिखाई देती है। जैसे पंत जी कहते हैं, योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठान, उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे न नर पर आश्रित।
मतलब नारी की पूरी आजादी की बात नारी चित्रण करते समय इन कवियों ने की हुई दिखाई देती है। अगली विशेषता 8 नंबर की है, वेदना और निराशा। प्रगतिवादी कविता में वेदना और निराशा का जो स्वर है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस कवि को शोषितों की पीड़ा देखकर वेदना का अनुभव होता है। प्रगतिवादी कवि की वेदना वैयक्तिक और सामाजिक है, और इसी वजह से वेदना की बात, पीड़ा की बात उनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगली विशेषता है 9 नंबर की, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। तो प्रगतिवादी काव्य में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई। कवि के सामने अनेक भौतिक समस्याएं मुंह और बाहें फैलाकर खड़ी है। जीवन में अनाचार है, भूख की पुकार है और पीड़ित के हाहाकार ने उसे व्यतीत कर दिया है। वो यथार्थ जीवन को खुली आंखों से देखने और लिखने लगा है। जैसे कि सुमित्रानंद पंत जी एक जगह लिखते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। इस प्रकार सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में किया है। 10 नंबर की विशेषता है समसामयिक समस्याओं का चित्रण। समसामयिक समस्याओं का चित्रण। तो प्रगतिवादी कवि देश और विदेशों की सामयिक समस्याओं के प्रति सजग है। भारत पाक विभाजन की बात है, कश्मीर समस्या की उस समय की बात है। भारत पाक विभाजन की बात है, उस समय कश्मीर समस्या की बात थी, उस समय के बंगाल का अकाल की बात थी, उस समय के महंगाई की बात थी, उस समय के बेकारी की बात थी और चरित्रहीनता की बात थी। आदि सारी बातों का चित्रण कवि ने अपने कविता में लिखा है। उसके साथ साथ तो जैसे कि महामानव महात्मा गांधी जी के निधन पर तो कवि की अंतरात्मा जैसे कि फूट पड़ती है। जैसे कि एक जगह कहा गांधी जी की मृत्यु पर कि बापू मरे, बापू मरे, अनाथ हो गई भारत माता। बापू मरे, अनाथ हो गई भारत माता, अब क्या होगा। ऐसे सवाल जैसे कि उनके मन में निर्माण होते थे और उनका अंतर मन जैसे कि फूट पड़ा है, यह यहां दिखाई देता है। और अंतिम विशेषता है प्रगतिवाद की कि कला संबंधी मान्यता। प्रगतिवादी कवि अनुभूति पक्ष को जितना महत्व देता है उतना कला पक्ष को नहीं। प्रगतिवादी कविता जनसाधारण की कविता है, अतः बोलचाल की भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया हुआ दिखाई देता है। प्रगतिवादी काव्य में भाव, भाषा, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। प्रगति काव्य की भाषा सरल, सुबोध, सरसता के माध्यम से फूट पड़ी है और उन्होंने कभी कभी कवियों ने तुकांत और मुक्तक के साथ साथ गीतों और लोक गीतों की शैली का भी प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। मैंने छायावाद की बात पहले की थी, प्रसाद पंत महादेवी और निराला की, जिन्होंने छायावाद का निर्माण किया, उनकी विशेषताएं मैंने आपको बताई। प्रगतिवाद की मैंने अब बात की जिसका आधार कार्ल मार्क्स थे। तो कार्ल मार्क्स दो ही वर्ग को मानता है, एक शोषक और दूसरा शोषित, और उन्हें आधार मानकर उनके सिद्धांतों पर प्रगतिवादी कविता ने जन्म लिया। अब हम तीसरी बात करने जा रहे हैं प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं। प्रयोगवाद ये जो काव्य है, यह प्रयोगवादी काव्य का आरंभ प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है और इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद यह नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के माध्यम से यह नाम दिया हुआ है। मतलब उनका उपनाम अज्ञेय है, हम अज्ञेय नाम से ज्यादा जानते हैं। तो अज्ञेय द्वारा
यह दिया हुआ नाम है। इसमें विषय वस्तु और शिल्प और भाषा के नए प्रयोग हुए। अज्ञेय के शब्दों में प्रयोग सभी काल के कवियों ने किए हैं, परंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं आगे बढ़कर उन क्षेत्रों का ही अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी छुआ नहीं गया। ये कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही नहीं राहों के अन्वेषी रहे हैं। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कवियों की यह बात मैंने की। प्रयोगवादी कवि जब उन्होंने अपनी कविताओं को जन्म दिया, उन्होंने अपना काव्य लिखने का प्रयत्न किया, तो उनके साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? तो पहली विशेषता घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कविता के कवि अंतर आत्मा में अहम बद्धमूल है। वह सामाजिक जीवन के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। इससे पूर्वोत्तर कवि में भी वैयक्तिकता थी, लेकिन वह समाज से विच्छिन्न नहीं थी। प्रयोगवादी कवि समाज से सामंजस्य नहीं कर सका। उसकी वैयक्तिकता आत्मविज्ञापन बनकर रह गई और इसी वजह से उन्हें अपने आप को ज्यादा जैसे कि महत्व दिया हुआ यह दिखाई देता है। जैसे एक कवि कहता है कि साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण खान पान। इस प्रकार की बातें घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद के माध्यम से दिखाई देती हैं। दूसरी विशेषता प्रयोगवादी कवि का लक्ष्य, दूसरी विशेषता नग्न यथार्थवाद। नग्न यथार्थवाद के अंतर्गत अगर हम देखने का प्रयास करें तो प्रयोगवादी कवि जो है उनका लक्ष्य दमित वासनाओं को एवं कुंठाओं का चित्रण करना मात्र रह गया है, जिसे जगत अश्लील कहकर बहिष्कृत रहता है। उसके चित्रण में प्रयोगवादी कवि गौरव का अनुभव करता है। जिसे लोग अश्लील कहते हैं, उन्हीं बातों का चित्रण प्रयोगवादी कवि करता है और उसे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। उनका मानना यह है कि काम वासना जीवन का एक अवश्य अंग है, परंतु जब वह अंग न रहकर अंगी और साधन न रहकर साध्य बन जाती है, तब उसकी विकृति भयावह रूप में परिलक्षित होती है। और इसी वासनात्मक की दृष्टि जहां भी उनकी पड़ी, उसे कुरूपता ही हाथ लगी। इन्होंने अति नग्न यथार्थवाद किया है। आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति सेक्स संबंधी वर्जनाओं से आक्रांत है। उसका मस्तिष्क दमन की गई सेक्स की संभावनाओं से भरा हुआ है। प्रयोगवादी कवियों भी सेक्स की बात खुलकर करने का प्रयत्न किया है। इसी वजह से उन्हें अति नग्न यथार्थवाद यह विशेषता उनके साहित्य में मिलती है। तीसरी विशेषता है निराशावाद। प्रयोगवाद कवि की दृष्टि केवल वर्तमान पर टिकी है। उस स्थिति उस व्यक्ति की भांति है जिसे वह विश्वास के अगले क्षण प्रलय होने वाला है, इस बात को लेकर जीते। जैसे कि यह चाणक्य का ज्ञान है, यह चाणक्य की फिलॉसफी है कि जैसे कि कल की बात मत कर, अभी की बात कर, अब की बात कर। वैसे प्रयोगवादी कवि कल की बात नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगले क्षण में जैसे कि प्रलय होने वाला है और सारी की सारी दुनिया डूबने वाली है। इस पल का मजा लो, इस पल का आनंद उठाओ। इसी प्रकार निराशावाद उनके मन में, लेकिन यह निराशावाद जैसे कि कल कुछ होने ही वाला, कल जैसे कि समाप्ति होने वाला है, इस प्रकार की बातों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपनी इस प्रकार की कविताएं लिखी हैं। जैसे कि वो लिखते हैं, आओ हम उस अतीत को भूलें। वो कहते कि अतीत को भूल जाए और आज अपनी रग रग के अंतर को छू ले इसी क्षण, क्योंकि
कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जो कल थे वे आज नहीं है, हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, तो कल की बात कौन करे। वो एक फिल्म में गीत है ना, कल की बात पुरानी। तो उसी प्रकार की कल की बात पुरानी है, और आज जब कल बन जाएगा तो वह भी बात पुरानी होने वाली है। इसी वजह से इनके काव्य में निराशावाद दिखाई देता है। इनकी अगली विशेषता है 4 नंबर की, जिसका नाम है अति बौद्धिकता। अति बौद्धिकता के माध्यम से इस कविता में अनुभूति एवं रागात्मकता की कमी है, और इन्होंने बौद्धिक व्यायाम के बहुत उछल कूद किए, आवश्यकता से अधिक ज्यादा बौद्धिकता के माध्यम से बात करने का प्रयत्न किया। और बात इस प्रकार की है कि धर्मवीर भारती जो है, इन्होंने भी इस बौद्धिकता का समर्थन भी किया है। जैसे कि यह अति बौद्धिकता की, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इन्हें न अनुभूति की बात इन्होंने ज्यादा की, न इनके साहित्य में रागात्मकता की कमी दिखाई देती है, और बौद्धिकता के माध्यम से बहुत सारी उछल कूद करते हुए इन्होंने अपने साहित्य को प्रस्तुत किया है। अगली विशेषता 5 नंबर की, नए मूल्यों की स्थापना। प्रयोगवादी कवि नए मूल्यों की स्थापना करता है। कैसे? तो प्रयोगवादी कवि मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन की तमाम विसंगतियों और विडंबनाओं की जड़ता तथा कुंठा, हताशा एवं निराशा, निरर्थकता एवं अजनबीपन, अनास्था तथा पराजय बोध जैसे अनेक पक्षों के मानसिक संघर्षों एवं आंतरिक धरातल के द्वंद्वों से गहराई से जुड़े हुए, उसे बड़े चमत्कारिक ढंग से भी अभिव्यक्त करते। प्रयोगवादी कविता के जीवन में केवल निषेधात्मक मूल्यों के चित्रण तक ही सीमित, उन्हें नए मूल्यों की स्थापना की, लेकिन उन्होंने अधिक से अधिक निषेधात्मक मूल्यों की स्थापना की हुई दिखाई देती है। अगली विशेषता है 6 नंबर की, लघु मानव की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी कवि ने व्यक्ति के अंत संघर्षों, छोटी संवेदनाओं और मन की विभिन्न स्थितियों का चित्रण किया है। मतलब बात यह है कि उसने लघु मानव, उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में प्रस्तुत करके उसके प्रति सहानुभूति जताई। मतलब कोई छोटा नहीं है। हम बात तो करते हैं कि जैसे कि हम कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, फिर भी हम हर समय में किसी न किसी को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयोगवादी कवियों ने लघु मानव की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है, और उन्होंने मनुष्य अपनी समग्र दुर्बलताओं, हीनताओं, लघुताओं और महत्ताओं के बीच यथार्थ है, और लघु चीज का भी महत्व है। आपण मराठीमध्ये म्हणतो पहा की जिथं सुई कामाला येते तिथं तलवारीचं काही काम नसतं। वैसे धर्मवीर भारती की एक कविता है कि मैं रथ का टूटा पहिया, मैं रथ का टूटा पहिया मगर मुझे फेंको मत, इतिहास की सामूहिक गति पर सहसा झूठी पड़ जाने पर, इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर सच्चाई इन टूटी पहियों का आश्रय। इसलिए किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आपने बचपन में वह कहानी सुनी होगी, शेर की और चूहे की, चूहा कैसे काम आता है। तो किसी को भी छोटा समझने की जरूरत नहीं है। अगली एक विशेषता है उपमानों की नवीनता। इन कवियों ने अपने साहित्य में अनेक सारे नवीन उपमानों के निर्माण किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बता देता हूं कि प्यार का बल्ब डिफ्यूज हो गया है, ऐसे नए उपमानों का उन्हें निर्माण किया। अगली विशेषता है विषय परिधि। विषय परिधि तो इन्होंने जैसे कि अलग अलग विषयों को लेकर चींटी से लेकर हिमालय तक सभी पदार्थों को ग्रहण किया, और
प्रकृति के कारण से वस्तु को अपनी कविता का विषय बताया, जैसे चाय की प्याली, चूड़ी का टुकड़ा, गरम पकौड़ी, फटी ओढ़नी आदि सारे के सारे विषय उनके साहित्य में आ गए हैं। अगली एक विशेषता 9 नंबर की, छंद। प्रयोगवादी कवि अपनी कविता में उन्होंने अनेक सारे छंदों का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है, लेकिन वे बंधनों को स्वीकार नहीं करते। और 10 नंबर की विशेषता है भाषा। प्रयोगवादी कवि कहीं कहीं पर अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु कहीं कहीं पर अपनी विलक्षण स्वच्छंदा की प्रवृत्ति के कारण खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत रूप की अवहेलना करते हैं। इस प्रकार प्रयोगवादी साहित्य की ये 10 विशेषताएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। और भी 2 विषय मुझे आपके सामने प्रस्तुत करने हैं। एक है दलित काव्यधारा और दूसरा है स्त्रीवादी कविता। एक मिनट से अब बात करते हैं दलित काव्यधारा। दलित शब्द का अर्थ सामान्यतः समाज के दबे कुचले वर्ग से लिया जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में दलित शब्द का अर्थ अनुसूचित जाति से सीमित रहा है। वास्तविकता यह है कि दलित वर्ग के अंतर्गत शोषित वर्ग के साथ आदिवासी, खेतिहर, मजदूर, गरीब, किसान को भी सम्मिलित किया है। दलित का तात्पर्य समाज के उस पद दलित वर्ग से है जिसे सदियों से अछूत कहकर उपेक्षित किया गया। हर प्रकार उसका शोषण किया गया, उसे कोई अधिकार नहीं दिए, शिक्षा से वंचित रखा गया और उसकी इच्छा शक्ति को पनपने से पहले ही उसे कुचला दिया। हिंदी काव्य जगत में 8वीं शताब्दी में सिद्ध और योगियों ने अपने रचना में शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। 14-15वीं शताब्दी में कबीरदास संतों ने अपनी रचनाओं में जाति पाति का विरोध किया हुआ दिखाई देता है। छोटी सी एक बात है, तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं याद आ गए इसलिए बता देता हूं कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ऐसे कहने वाले कबीर की वजह से समाज में बदलाव आ गया, लेकिन कबीर जिस तरह से समाज बदलाव चाहते थे उस तरह का बदलाव आज भी है। जैसे कि बुद्ध के काल से लेकर आज तक के काल से भी, आज तक भी अगर हम देखेंगे, आज तो और भी यह समस्याएं ज्यादातर बढ़ती जा रही हैं, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो बात यह है कि इनके उपरांत 19वीं शताब्दी में गांधी जी, अंबेडकर जी आदि के विचारों से प्रभावित होकर अनेक कवियों ने अपने कविता में अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया। दलित काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं इस प्रकार बताई जाती है कि पहली विशेषता कौन सी? 1 नंबर की विशेषता यह है कि स्वच्छंदवाद, अस्पृश्यता का विरोध। मतलब यह कि आधुनिक हिंदी काव्य में सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने छुआछूत का विरोध किया। 1920 के बाद भारतीय जनमानस पर भी गांधी जी का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। गांधी जी ने राजनीति के साथ साथ समाज सुधार पर भी बल दिया, अस्पृश्यता को हिंदू समाज का कलंक बताया, स्वराज के स्थान पर दलित उद्धार को भी अपने आंदोलन का विषय बनाया। अस्पृश्यता का विरोध करते हुए दलितों का यथार्थ चित्रण आधुनिक कवियों ने किया हुआ दिखाई देता। जैसे दूर दूर कर छूत अछूत तुमने हमें
दुराए खेत छुड़ाए जेल भिजाए, सभी विधि हमें सताए। इस प्रकार की बात, अस्पृश्यता का विरोध यह दलित काव्यधारा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से खुलकर दिखाई देता है। दूसरी विशेषता आती है दलित की समस्या का चित्रण। सामाजिक वर्ण व्यवस्था के कारण दलितों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता। उन्हें शिक्षा, ज्ञान, मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा से दूर रखा गया। इन कवियों ने अपनी कविता में दलितों की सभी समस्याओं का चित्रण करते हुए दलित बनकर उसका अनुभव करने को कहा। एक बात है, यह समाज में आती है। आज महात्मा फुले जी की पुण्यतिथि है, अच्छा समय भी है, और इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई, इसलिए बता देता हूं कि महात्मा फुले जी ने, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जाति पाति का खुलकर विरोध किया। जब हमारा संविधान का अमल हुआ और संविधान का अमल हो जाने के उपरांत कई लोगों को आरक्षण मिला। आज आरक्षण के नाम पर बहुत चिल्लाया जाता है कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए, आरक्षण को खत्म करना चाहिए। लेकिन आप मुझे सही मन से और कान से सुन रहे हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब अपने आप ही दीजिएगा कि जाति पहले थी या आरक्षण पहला था? तो मेरा ही जवाब मैं ही बता देता हूं कि पहले जाति थी, आरक्षण तो बाद में आ गए, आजादी के बाद में आ गए। तो पहले खत्म क्या करना चाहिए? पहले जाति को खत्म करना चाहिए और बाद में आरक्षण को। लेकिन हमें क्या चाहिए? जाति वैसी ही रखनी है और आरक्षण को खत्म करना है। यह तो दूसरी ही बात होगी। मतलब हम जड़ तक नहीं पहुंचना चाहते, हम जड़ से जैसे कि समस्या का निपटारा करना नहीं चाहते। और इसी वजह से एक जैसे कि जो कवि हैं, वह कवि जैसे कहते हैं, करके खुदी को दूर खुद मजबूर बन के देख, करके खुदी को दूर खुद मजबूर बन के देख, 2-4 दिन के वास्ते अछूत बन के देख, इंसान से निर्भयता की इंसानियत तबाह, तू सुपुत कहलाता शूद्र का पुत बन के देख, अछूत बन के देख। अछूत होना क्या होता है? यह कवि कहता है कि तू 4 दिन, जो लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं, वो 4 दिन सिर्फ अछूत बनकर देखे कि उसका परिणाम क्या होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है। तो दलित कवियों ने इसी प्रकार की बात की। तीसरी बात है विशेषता की कि अन्याय एवं परंपराओं का विरोध। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में दलितों के ऊपर किए अन्याय तथा प्राचीन परंपरा का विरोध किया गया है। एकलव्य महाकाव्य में शूद्र की तिरस्कृत परिस्थिति का वर्णन है। जगदीश गुप्त ने शंभुक खंड काव्य में राम द्वारा शंभुक की हत्या करने का जो अन्याय हुआ उस पर प्रकाश डाला है। जैसे कि इस प्रकार की बात है, आपको यह मालूम होगा, एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया, भूत बनाया, उसे शिक्षा ली, वह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह कहा था, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से यह कहा था कि तुमसे बड़ा कोई और धनुर्धर नहीं होगा, और उसके सामने एकलव्य के माध्यम से समस्या थी, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा छीन लिया। यह बात है। दूसरी बात यह है कि राम ने शंभुक का वध किया। वैसे शंभुक का वध नहीं, शंभुक की हत्या की। जैसे कि एक जगह ऐसे कहा गया कि मारते हो और कहते हो इसे उद्धार, मारते हो तुम और कहते हो इसे उद्धार, चलेगा कब तक तुम्हारा यह घृणित व्यापार। मतलब राम ने शंभुक की हत्या की है, वध नहीं किया। इसका अर्थ आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चौथी विशेषता है डॉक्टर अंबेडकर जी का यशोगान। डॉक्टर अंबेडकर जी दलित संघर्ष और जागरण के प्रतीक हैं। उनकी प्रेरणा से ही दलित समाज भारतीय समाज में सम्मान पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक बुराई से संघर्ष करके वर्ण व्यवस्था की दीवारें तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ समतावादी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, दलितों के लिए राजनीतिक संघर्ष किया
संविधान की रचना करके देश का गौरव बढ़ाया। इसमें दलितों का स्वाभिमान ऊंचा हो गया। दलित काव्यधारा के कवियों ने अंबेडकर जी का यशोगान करते समय लिखा। दलित कवियों के डॉक्टर अंबेडकर जी मसीहा थे, डॉक्टर अंबेडकर जी प्रेरणा थे, चेतना थे, और इसी वजह से अंबेडकर जी पर कविता लिखना यह बात तो होनी थी। और इसी वजह से उन्होंने लिखा, एक कवि कहते हैं, अंधियारी गलियों में दीपक जलने वाला है, अंधियारी गलियों में दीपक जलने वाला है, नहीं चाहिए कोई सहारा, भीम सहारा है। मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, मेरा सहारा तो भीम है। इस प्रकार अंबेडकर जी का यशोगान किया। अगली बात है व्यवस्था के प्रति आक्रोश। वर्तमान समय में अधिक मात्रा में दलित कविता लिखी जा रही है। उनमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आर्थिक असमानता के प्रति आक्रोश किया जा रहा है। आज की दलित कविता उन प्रथा और परंपरा पर लड़ रही है जो मानवीय गरिमा को अपमानित करने वाली है। दलित समाज की मुक्ति ही दलित कविता की मंजिल है। इस कविता का उद्गम व्यक्ति की पीड़ा में नहीं, बल्कि समाज के वेदना में और शोषण में। यह कविता व्यवस्था बदलने के लिए दलितों को आह्वान करती और उनका उद्बोधन करती। जैसे कि जूठन पर पलने वाले मेरे भाई, अधिकार है तुम्हें, जूठन पर पलने वाले मेरे भाई, अधिकार है तुम्हें, जो सह रहे हो नाटकीय जीवन, मैं थूकता हूं तुम्हारे मुंह पर। मतलब जो आज भी उसी प्रकार की जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, उन पर यह कवि थूकता है। स्वाभिमान को जगाने का प्रयास उनके माध्यम से किया जाता है। सारांश रूप में अगर कहें तो दलित सारा, जैसे कि यह जो कवि हैं आधुनिक काल के कवि, उन्हें सदियों से चला आ रहा जो शोषण है, इस शोषण के प्रति अपनी कलम उठाई और 1970 के बाद हिंदी काव्य लेखन का अधिक मात्रा में आरंभ हुआ, लेखन हुआ। इस काव्यधारा के कवियों ने अपनी कविता में दलित या अस्पृश्य समाज का चित्रण करते हुए उनकी दबी हुई आवाज को वाणी देने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो दलित काव्यधारा है, ये दलित काव्यधारा यहाँ समाप्त होती है और अंतिम काव्यधारा स्त्रीवादी काव्यधारा, मेरे मतानुसार मेरे पास तो बस 2 मिनट हैं, लेकिन मैं एक 5-7 मिनट में इसे समाप्त करना चाहता हूं। अंतिम बात जिसे मुझे जिस पर लेक्चर देना है, उसका अंतिम हिस्सा स्त्रीवादी कविता, एक 5-7 मिनट में मैं इसे समाप्त कर देता हूं। स्त्रीवादी जो कविता है, इसमें नारी की दशा और नारी की मुक्ति की अवधारणा को ध्यान में रखकर जो विचार कविता के माध्यम से व्यक्त किए हैं, वे स्त्रीवादी कविता के अंतर्गत आते हैं। नारी क्या सोचती है, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, कैसा है, समाज से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, आदि विषयों को लेकर नारी विमर्श कविताएं लिखी गई हैं। तो उसकी पहली विशेषता मैं आपको बता देता हूं, स्त्रीवादी कविता का विकास। तो जैसे भारतीय नारी का इतिहास संघर्ष का इतिहास, आजादी तक, जैसे कि एक बात कहूं कि उसे कभी सम्मान का जीवन नहीं मिला, हर समय उसे अपमान का जीवन ही मिला। उसे खुली हवा में सांस लेने तक की आजादी नहीं थी। मीराबाई एक ऐसी पहली कवयित्री हैं कि जिसने समाज के बंधनों को तोड़ दिया और अपने जीवन में किसी को हस्तक्षेप करने नहीं दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समकालीन कविता पर भारतीय तथा पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके कारण स्त्रीवादी काव्य लेखन में। दूसरी विशेषता है पितृसत्ताक व्यवस्था का विरोध। पितृसत्ताक व्यवस्था के अंतर्गत आज की कविता में स्त्री अपने सुख दुख और सपनों को व्यक्त कर रही है, साथ ही अपने जीवन के रेखा चित्र को भी खींच रही है। वर्तमान समाज में स्वयं की पहचान बनाने की
जी जान से वह कोशिश कर रही है। साथ में सदियों से चली आ रही पितृसत्ताक व्यवस्था को वो चुनौती दे रही है। पितृसत्ताक व्यवस्था में स्त्री के जन्म के साथ ही उस पर अनेक सारे बंधन डाल दिए जाते हैं, जैसे कि उसका जन्म ही एक पाप माना जाता है, या उसके साथ साथ उसे हर समय मारने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन वह ऐसी हैं कि जहां भी जाएं, हम कहते हैं कि मैके में है तो मैके वालों को आनंद देगी, ससुराल में चली जाएगी तो वहां घर की जिम्मेदारी को निभाएगी। मतलब जहां जाएगी वह अपना अस्तित्व निर्माण करने वाली ये औरत है। जैसे कि एक कविता ने कहा है, ओकल में धान के साथ कुट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहां अमर बेली की तरह उगी। मतलब वह अमर बेली की तरह रही, अमर बेली की तरह उसका अस्तित्व है, अमर बेली की तरह वह जीती है और उसके साथ साथ अपना अस्तित्व वह प्रस्तुत ही करती है। तीसरी विशेषता है नारी जन्म की करुण कहानी का चित्रण। मतलब यह कि वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष समानता को मान्यता नहीं मिली। पुत्र जन्म पर आनंद मानने वाले माता पिता लड़की के जन्म पर उदास हो जाते हैं, मानो पहाड़ जैसा संकट उनके सामने पड़ा। अर्थात स्त्री जन्म से उसका पिता डर जाता है। तो यह नारी जन्म की यह करुण कहानी का चित्रण। चौथी विशेषता है उपेक्षित नारी का चित्रण। आज की नारी अपनी आत्मानुभूति और जीवन संघर्ष की कविता के माध्यम से अपने वास्तविकता को प्रस्तुत करती हैं और अपने जीवन के शून्य को अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से भरने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय समाज में नारी को उपेक्षित रखने की मानसिकता का विरोध करते हुए वह अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। अगली एक विशेषता है 5 नंबर की कि विज्ञापनों में प्रस्तुत नारी प्रदर्शन का विरोध। स्त्री को आज जिस तरह विज्ञापनों में, बाजारों में एवं संस्थाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका विरोध करने का आह्वान भी कवयित्री करती। वह कहती हैं, सुंदरियों अपनी उपस्थिति को सिर्फ मोहक और दर्शनीय रूप में मत दिखा करो। सुंदरियों तुम ऐसा करके तो देखो, बदल जाएगी ये दुनिया सा। इस प्रकार की बात है। उन्होंने विज्ञापन में दिखाई देने वाली या अपने अंग का प्रदर्शन करने वाली औरतों पर भी अपनी कलम चलाई। आगे बात है अपनी अस्मिता और जमीन तलाशती स्त्री का चित्र। सदियों से पीड़ित नारी को अपनी जमीन तलाशने का संदेश आधुनिक स्त्रीवादी कविता देती है। आधुनिक युग में नारी की मुक्ति अनिवार्य। कवित्री स्त्री की दुनिया को विस्तार की कामना से प्रस्तुत करती हैं और वह नारी को स्वयं के विकास के लिए अपने जमीन को तलाश करने के लिए कहती है। वह कहती हैं अपनी एक ऐसी जमीन जो सिर्फ अपनी हो, एक उन्मुक्त आकाश जो शब्द से परे हो, उसके होने का आभास। इस प्रकार की बात आज की कवित्री करती है। और अंतिम विशेषता नारी पर होने वाले अन्याय और अत्याचारों का चित्रण। नारी विमर्श की कविता में नारी जीवन की व्यथा कथा का चित्रण किया गया है। दलित और पिछड़े जनजाति की नारियों का चित्रण भी इस कविता में मिलता है। आदिवासी नारी के शारीरिक शोषण का चित्रण करते हुए जैसे कि कवि कहते हैं, अकेली मैं कैसे जाऊंगी वहां, मुझे देखते ही विलपने लगते हैं चील के पेट, सुनाई देने लगती हैं किसी घायल लड़की की दबी दबी तरह। वर्तमान समाज में नारी स्वातंत्र की केवल डींगे हाकी जाती हैं। वास्तव में नारी को आज भी एक भोग विलास का साधन माना जाता है। आत्मसम्मान से जीना आज भी उसके नसीब में नहीं है। इसी बात को समझना होगा। कात्यायनी कहती हैं कि देह नहीं होती एक दिन स्त्री और उलट पुलट जाती है सारी दुनिया अचानक। इस प्रकार से नारी विमर्श को
यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। मुझे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, दलित काव्यधारा और स्त्रीवादी कविता, इस 5 विषयों पर इतने कम समय में प्रस्तुत करना शायद कठिन होगा, लेकिन अगर मेरे कहने से आपके पढ़ने के उपरांत भी अगर कुछ आसानी मिलेगी तो मेरा आज का यह लेक्चर सफल होगा। फिर एक बार मैं कॉलेज के प्रधानाचार्य, मेरे मित्र जाकिर हुसैन मुलानी जी, मेरे मित्र जादव जी, मेरे मित्र कोकाटे जी, इन सब के प्रति हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी, हिंदी विभाग, IQAC, महाराष्ट्र राज्य हिंदी परिषद और हिंदी अध्ययन मंडल, पुण्यश्लोक अहिल्या होळकर, सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर, संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अध्ययन अध्यापन प्रणाली सप्त दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी के ओर से किया है। आज का 4वां व्याख्यान है। व्याख्यान के मुख्य व्याख्याता आदरणीय डॉक्टर प्रशांत नलवडे सर जी। नलवडे सर जी का विषय था हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसमें पद्य रचना और गद्य रचना 2 रचनाएं हैं। नलवडे सर जी ने पद्य रचनाओं पर काव्य धारा पर, इसमें छायावादी काव्य धारा है, प्रगतिवादी काव्य धारा है, प्रयोगवादी काव्य धारा है, हिंदी स्त्रीवादी कविता है, हिंदी दलित कविता है। इन 5 विभागों को लेकर यहां जो मार्गदर्शन किया है, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म पद्धतियों से सुंदर भाषा शैली में जो समझ में आया है, सुंदर चित्रण किया है और यहां जो विश्लेषण किया है, विवेचन किया है, इस विश्लेषण और विवेचन का TYBA के छात्रों को जरूर उपयोग होगा, उसका लाभ होगा और वे लाभ उठाएंगे। सर जी, आपने पूरा 1 घंटा लेकर और उससे भी 5 मिनट ज्यादा आपने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। सभी ज्ञानधारक आपका व्याख्यान सुन रहे थे। आपके ये प्रभावशाली व्याख्यान से हम सभी प्रभावित हुए हैं। आपने अपना कीमती समय हमारे महाविद्यालय के लिए दिया है, महाविद्यालय के छात्रों के लिए दिया गया है और उससे ज्यादा शोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर के अपने TYBA के हिंदी के जो छात्र होते हैं, इन छात्रों के लिए वे आपने जो समय दिया है, वह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग भी छात्राओं के लिए जरूर होगा। सर जी, मैं आपका हमारे महाविद्यालय की ओर से, हमारे महाविद्यालय के प्रधान आचार्य की ओर से, हमारे हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख मुलानी सर जी के ओर से आपका मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूं और हमारे महाविद्यालय के प्रधान आचार्य कदम सर जी, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नेताजी कोकाटे सर जी, उनका भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। उसी के साथ हमारे महाविद्यालय के जो विभाग है, विभाग के विभाग प्रमुख, उनके सभी सहयोगी,
उनका भी मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूं। और अपना व्याख्यान सुनने के लिए, इतना सुंदर व्याख्यान दिया गया है, इतना सुंदर व्याख्यान सुनने के लिए अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, प्राध्यापक है, अनेक महाविद्यालयों के छात्र हैं हिंदी के, और इन्होंने अपने व्याख्यान का जो लाभ उठाया है वे लाभान्वित हुए हैं। जिनके सहयोग से यहाँ व्याख्यान जो हुआ है वे व्याख्यान और भी बड़ा सुंदर हुआ है। इन सभीयों का मैं महाविद्यालय की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। और बाकी जो सभी जुड़े हुए हैं, अन्य विश्वविद्यालय के भी प्रोफेसर है, उनके छात्र भी जुड़े हुए हैं सर जी, उनका भी मैं महाविद्यालय की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। और प्रधान आचार्य की आज्ञा से मैं यहाँ आभार प्रदर्शन का यहाँ जो प्रोग्राम है वही यहाँ मैं समाप्त करता हूं, और फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ रुकता हूं। धन्यवाद प्रशांत जी। प्रशांत जी धन्यवाद।